वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे C4 साइकिल की। C4 साइकिल जिसको हम जानते हैं हैच एंड स्लेक साइकिल के नाम से। ये हैच एंड स्लेक क्योंकि दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, 1966 में इन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था। अभी तक इससे पहले जो हमने वीडियो में देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो पार्ट में हमने बात की थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जहां वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा था, जहां पे एटीपी NADPH2 की सिंथेसिस हो रही थी, जबकि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा था। और डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा था वो C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल के द्वारा हो रही थी। लेकिन जो एंजाइम रुबिस्को एंजाइम है उसके ड्यूल नेचर की वजह से, उसके मल्टी बाई फंक्शनल होने की वजह से हमने देखा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने के साथ साथ कई बार वो ऑक्सीजन को जोड़ने लगता है। आप इसके लिए मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने केल्विन साइकिल की बात की थी। इसी चीज से बचने के लिए, फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए कुछ प्लांट अपने अंदर कुछ एनाटॉमिकल एडाप्टेशन लाते हैं, कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स लाते हैं, जिनकी वजह से हम उनको देखते हैं C4 साइकिल में। तो देखिए आज हम बात करते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल जिन प्लांट्स में पाई जाएगी उनको हम बोलेंगे C4 प्लांट। और इसका नाम इसलिए पड़ा C4 साइकिल, जैसे कि हमने देखा C3 साइकिल इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बन रहा था वो 3 कार्बन का बन रहा था। यहां जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का बनता है और उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट भी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, प्लस इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वहां पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको C4 साइकिल भी बोल सकते हैं। हैच एंड स्लेक साहब ने इसको डिस्कवर किया था तो हम इसको हैच एंड स्लेक साइकिल भी बोल सकते हैं। और चूंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वहां पे 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाए जाते हैं तो हम इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। अब ये जो साइकिल है जहां पे पाई जाती है उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट बोलते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल प्रकार का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनके अंदर एक स्पेशल प्रकार का एनाटॉमिकल एडाप्टेशन है जिसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। हम उसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। ये एक जर्मन वर्ड है। क्रेंज का मतलब होता है माला, रेत, या आप इसको रिंग बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, बंडल सीड सेल और मीजोफिलिक सेल। बंडल सीड सेल अंदर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ बंडल सीड सेल होंगे और ऊपर की तरफ इन बंडल सीड सेल के ऊपर पाया जाएगा मीजोफिलिक सेल, मीजोफिल सेल। कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये रिंग जैसा दिखाई पड़ता है, माला की तरह दिखाई पड़ता है, जिसका जर्मन वर्ड है क्रेंज, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। और ये जो दोनों सेल है, मीजोफिलिक सेल और बंडल सेल, ये आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़े होते हैं। ये जितने भी सेल हैं ये आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये दिखा रखा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो चलिए जरा हम देखते हैं C4 साइकिल को। C4 साइकिल जो स्टार्ट होती है वो मीजोफिलिक सेल से स्टार्ट होती है, जो आउटर बाहर की तरफ पाई जा रही है मीजोफिलिक सेल। यहां पे 3 कार्बन का कंपाउंड है फास्फोइनॉल पायरुवेट। ये 3 कार्बन का सब कंपाउंड है। एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन के कंपाउंड में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसीलिए इसको हम C4 साइकिल बोलते हैं। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम करता है उसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। जबकि हमने देखा था C3 साइकिल में जो पहला एंजाइम था वो था रुबिस्को, ठीक है, RUBP यानी और कार्बोक्सिलेज। और यहां पे जो पहला एंजाइम है PEP का फुल फॉर्म हो गया फास्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है और 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रही है, जबकि जो ये रिएक्शन है ये आपके क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। यहां पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है मेलिक एसिड में, यानी कि मेलेट में। ये भी 4 कार्बन का है और ये मेलेट मीजोफिल सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा पहुंच जाता है बंडल सीड सेल में। बंडल सीड सेल में पहुंच गया 4 कार्बन का मेलिक एसिड, मेलेट,
ये मैलेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ये 3 कार्बन का है। आप फिर देखिए, जब 4 कार्बन से 3 कार्बन का बनेगा कंपाउंड एसिड बनेगा तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यानी यहां डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा और ये CO2 जिसकी वजह से बंडल सी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और यहां पे C3 साइकिल होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का फाइनल जो फिक्सेशन हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट का बनना हो रहा है, वो C3 साइकिल के द्वारा हो रहा है, यानी कि केल्विन साइकिल के द्वारा हो रहा है। हम इसी को C3 साइकिल भी बोलते हैं। और ये कहां हो रहा है? बंडल सी सेल में। और फिर से ये जो बचा हुआ मैलिक एसिड से जो पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड वापस जाता है मेसोफिल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा और फिर कन्वर्ट होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट में। और ये जो रिएक्शन है पायरुवेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट बनना, ये एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है। यहाँ पे एटीपी यूज होती है और कन्वर्ट हो जाती है एएमपी में, और फिर फास्फोइनॉल पायरुवेट दोबारा साइकिल में पार्टिसिपेट करता है साइटोप्लाज्म में जाके। तो इस प्रकार से ये आपकी C4 साइकिल है। तो इसको C4 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बन रहा है 4 कार्बन का बन रहा है, ये कार्बन कंपाउंड जब 3 कार्बन का बनता है बंडल सी सेल में तो CO2 रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और यहाँ पे केल्विन साइकिल इजीली ऑपरेट हो पाती है। यानी इजीली जो रुबिस्को है, जो रुबिस्को एंजाइम है, वो रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, कैपेबल हो जाता है और केल्विन साइकिल चलती है और वापस पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है जाके मेसोफिल सेल में फास्फोइनॉल पायरुवेट में। और ये जो स्टेप है फास्फोइनॉल पायरुवेट का बनना, ये एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी एक एटी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में। हम जनरली देखते हैं एटीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में, जबकि यहाँ पे कन्वर्ट होता है एएमपी में। मतलब हम कह सकते हैं कि इस स्टेप में 2 एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं या 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं। अगर हम एटीपी की बात करें तो C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी की जरूरत पड़ती सॉरी 3 एटीपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर C4 साइकिल में हम यही चीज देखें तो यहाँ पे हमारे 2 एटीपी एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने में टोटल 5 एटीपी की जरूरत पड़ती है। अगर हम C3 साइकिल में देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, तो यानी 18 एटीपी की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे उसी तरह से 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, अगर एक को फिक्स करने के लिए 5 एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो 6 को फिक्स करने के लिए 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो जो C4 साइकिल है ये ऑक्सीजन इनरिचमेंट की साइकिल तो है, लेकिन एटीपी डिपेंडेंट एटीपी ड्रिवन साइकिल है। कौन? C4 साइकिल आपकी। तो ये जो साइकिल है ये दोनों मेसोफिल सेल और बंडल सी सेल में होती है, एक जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं C4 साइकिल। अब आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। C4 साइकिल में जो मेसोफिल सेल है और जो बंडल सी सेल है, यहाँ अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं कि डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है। मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो ग्रेनल है, यानी यहां पे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जो कि जिसमें ग्रेना जो है वेल डेवलप्ड है। और जो बंडल सी सेल है वहां पे एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ग्रेना जो होते हैं वेल डेवलप नहीं होते हैं। बंडल सी सेल में ग्रेना वेल डेवलप नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है जो C3 साइकिल है वो स्ट्रोमा में होता है, तो यहाँ पे स्ट्रोमा वेल डेवलप है। स्ट्रोमा में एंजाइम पाए जा रहे हैं C3 साइकिल के, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। जबकि आपके मेसोफिल सेल में यहाँ पे C3 साइकिल नहीं होती है, यहाँ पे केवल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि जो ग्रेना होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। तो 2 प्रकार के अलग अलग क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि C4 साइकिल में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ग्रेनल जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल सेल में पाया जा रहा है, मेसोफिल सेल में, और जो एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जा रहा है बंडल सी सेल में, बंडल सी सेल में पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है C4 साइकिल में। और देखिए यहां पे पहला एंजाइम क्या है? PEP कार्बोक्सिलेज। ध्यान रखिएगा C4 साइकिल में जो पहला एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहा है वो PEP कार्बोक्सिलेज है, जबकि C3 साइकिल में क्या था? C3 साइकिल में हमारा था रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी की रिक्वायरमेंट थी, जबकि C4 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 5 एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज, यहाँ पे डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है C4 साइकिल में। मेसोफिल सेल में
ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जबकि बंडल सी सेल में एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, जबकि C3 साइकिल में ऐसा नहीं है। और इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के बंडल सी सेल और मेसोफिल सेल के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, जो कि केवल कहां पाई जा रही है? C4 साइकिल में, यानी C4 प्लांट में पाया जा रहा है, जबकि C3 साइकिल में नहीं पाया जा रहा। तो इस साइकिल का सिग्निफिकेंस या बेनिफिट यह है कि जहां पे फोटो रिस्पायरेशन होने के चांसेस होते हैं ट्रॉपिकल कंडीशन में, वहां पे फोटो रिस्पायरेशन की चांसेस को ये बिल्कुल मिनिमम कर देता है, या नहीं के बराबर फोटो रिस्पायरेशन होता है बिकॉज ऑफ द C4 साइकिल। तो यही इंपॉर्टेंस है C4 साइकिल की हैच एंड स्लेग साइकिल की। CAM साइकिल का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। CAM साइकिल का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ऐसा इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहली बार जो ये साइकिल थी ये रिपोर्ट की गई थी क्रेसुलेशियन फैमिली में। क्रेसुलेशियन फैमिली में सकुलेंट प्लांट आते हैं, जीरोफिटिक प्लांट आते हैं, जो पानी की कमी में या रेगिस्तान जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। स्कोटो एक्टिव मतलब जो रात में खुलते हैं, नाइट में ओपन होते हैं और डे में जो है क्लोज हो जाते हैं। इस तरह के स्टोमेटा जो नाइट एक्टिव होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ठीक है, क्योंकि उनको दिन के समय वाटर लॉस ट्रांसपायरेशन को बचाना होता है, तो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। तो क्लोज होने की वजह से दिन में न तो वाटर बाहर मॉलिक्यूल निकल पाता, वाटर वेपर बाहर नहीं निकल पाता प्लांट से, और न एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर इंटर कर पाती है। तो इस तरह के प्लांट में, CAM प्लांट में, CAM साइकिल के दौरान जो स्टोमेटा होते हैं वो एक्टिव होते हैं नाइट को, रात में खुलते हैं, और जब रात में खुलते हैं तब CO2 इंटर करती है प्लांट सेल के अंदर। तो CO2 इंटर करेगी, और ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में वही 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जैसा कि हमने C4 साइकिल में देखा था बहुत कुछ। ये C4 साइकिल में जो कंडीशन थी वो डिफरेंट सेल की कंडीशन थी, यानी मेसोफिलिक सेल और बंडल सेल की वजह से डिफरेंस था। यहां पे टाइम का डिफरेंस है, यानी नाइट और डे का। तो नाइट के टाइम जब स्टोमेटा ओपन होगा, यहां पे स्टोमेटा खुले हुए हैं जब, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से इंटर करेगी, और 3 कार्बन का कंपाउंड जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, उसके साथ वही PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगी OOA में। यानी ये कितने कार्बन का है हमको मालूम है, 4 कार्बन का एसिड है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जैसे कि C4 साइकिल में बन रहा था। अब ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, मैलेट में, और ये मैलेट जाके इकट्ठा हो जाएगा वैक्यूल में। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस है ये नाइट के समय होगी। इस वजह से चूंकि एसिड बन रहा है, नाइट के टाइम बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं नाइट एसिडिफिकेशन। नाइट के समय एसिड बन रहा है तो हम बोलते हैं नाइट एसिडिफिकेशन। और नाइट के समय क्यों बन रहा है, क्योंकि जो स्टोमेटा है स्कोटो एक्टिव है, नाइट में ओपन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगी, 3 कार्बन का कंपाउंड PEP कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में और बन जाएगा मैलिक एसिड, जो कि जाके इकट्ठा हो जाएगा वैक्यूल में। ये नाइट के समय होगा। जबकि डे टाइम में, दिन में, ये मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर आएगा, वैक्यूल से बाहर आएगा, कन्वर्ट होगा, 3 कार्बन का पायरुवेट बनाएगा। ठीक है, और जब 4 कार्बन का मैलिक एसिड, जब 3 कार्बन का पायरुवेट बनाएगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में जाके, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जाके C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करेगी, जहां पर रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके बना देगा स्टार्च। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है जिसमें दिन के समय एसिड का टूटना हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं डे डी एसिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको? जब दिन के समय, ये डे का टाइम है, तो हम इसको बोलेंगे डी एसिडिफिकेशन। जबकि नाइट के समय एसिड बन रहा था तो हम इसको बोलेंगे नाइट एसिडिफिकेशन। तो ये जो CM साइकिल है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है, इसमें नाइट और डे का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पे भी सेम C4 साइकिल की तरह 4 कार्बन का एसिड बन रहा है, जो कि दिन रात के समय बनता है तो हम उसको नाइट एसिडिफिकेशन बोल देते हैं, और जो कि दिन के समय टूटता है तो हम इसको डे डी एसिडिफिकेशन बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये CAM साइकिल चलती है। और यहां पे भी CAM साइकिल में C4 साइकिल की तरह एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 5 ATP की जरूरत है, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना पड़ेगा, यानी टोटल जरूरत पड़ेगी 30 ATP की। तो इस प्रकार से यह है आपकी
क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि क्रेसुलेसियन फैमिली में पाई जाती है, इसलिए इसको पहली बार खोजी गई थी, इसलिए इसको हम क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और क्रेसुलेसियन फैमिली में कैसे प्लांट आते हैं? सकुलेंट प्लांट आते हैं, जीरोफिटिक प्लांट आते हैं, जो पानी की कमी में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सीएम साइकिल। तो हमने देखा दो प्रकार की साइकिल, आज हमने बात की C4 साइकिल और सीएम साइकिल की बात की। ये दोनों साइकिल जो हैं ये फोटो रिस्पायरेशन को इनहिबिट करती हैं या फोटो रिस्पायरेशन को कम कर देती हैं, यही इनका सिग्निफिकेंस है। जबकि C3 साइकिल में अगर टेंपरेचर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वहां पे जो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेशन न करने की बजाय ऑक्सीजनेशन करने लगता है, जैसा कि हमने C3 साइकिल में और फोटो रिस्पायरेशन में डिस्कस किया था। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।